नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो MP360 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज का टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएँ एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या हो सकते हैं और क्या होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके विषय में हमें चर्चा करना है। जैसे भूकंप आया, इन सब चीज़ों को हम कैसे संभालेंगे, ये मेरी शैक्षणिक योग्यताएं हैं दोस्तों। मैंने बीएससी किया हुआ है सीबीएट से, मेरा एमएससी बॉटनी से है। साथ ही मैंने किया हुआ है हिंदी में एमए, साथ ही मेरा बीएड है दोस्तों। और मुझे 7 सालों का है ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस। और इस अनुभव का अब तक 3,500 से अधिक उठा चुके हैं लोग लाभ, और अपनी तैयारी से अपने गंतव्य को अर्जित कर चुके हैं। ये मेरा टाइम टेबल दोस्तों, शाम 6 बजे से साइंस एमसीक्यू होगा, 5:30 के बजाय 6 करिए। शाम 6 बजे से साइंस एमसीक्यू है दोस्तों। और शाम 7:30 बजे से मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन में शुरू करवा रहा हूँ। ये रात में मेरा संस्कृत और हिंदी का टाइम टेबल है। ये मेरा ओवरऑल टाइम टेबल है दोस्तों, जो आपको याद करना है। आप अनअकैडमी से कैसे जुड़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, उससे आप कैसे जुड़ेंगे इस विषय में बताता हूँ। अनअकैडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं। अनअकैडमी कैसे करता है काम, तो अनअकैडमी देता है दोस्तों आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स देता है। डेली लाइव क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप अपने एजुकेटर से सीधा इंटरेक्शन करके ले सकते हैं क्लास ही, दैट्स कॉल्ड लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। साथ ही अनअकैडमी देता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपको नोट्स बनाने की झंझट से मुक्ति है ना। अगर आप भी चाहते हैं मेरी पीडीएफ वगैरह लेना, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आनंद उपाध्याय स्टडी सर्कल। ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको मेरे सारे रिचुअल्स के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, और सारे पीडीएफ भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड टेस्ट की सुविधा भी देता है। लीजिए और अपना मूल्यांकन करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें, अनअकैडमी के साथ जुड़िए और अपनी बेहतर तैयारी करिए। अगर लेना चाहते हैं आप सब्सक्रिप्शन और जाना चाहते हैं सिलेक्शन तक, तो ज़रूर लीजिए। सब्सक्रिप्शन होता एक है, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं दोस्तों। एक तो भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप सीधा जुड़ेंगे, उनके बेस्ट कंटेंट और बेस्ट गाइडेंस के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक दिशा देंगे। और अगर आप चाहते हैं उनका स्पेशल मार्गदर्शन, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ये सब्सक्रिप्शन आपको 6 माह का, 1 साल का और 2 सालों का भी है। मेरे हिसाब से वर्तमान कोरोना हर्डल्स को देखते हुए आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 8,800 का, दो सालों का 12,800 का है। आप चाहते हैं कि आपको मिले डिस्काउंट, तो आप डालिए कोड AUP10, और आफ्टर डेथ 1 साल का आपको मिल जाएगा केवल 7,920 में, और 2 सालों का 11,520 का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। क्या होती हैं आपदाएं और क्या होता आपदा प्रबंधन, है ना। 2013 में आपने केदारनाथ की विभीषिका देखी होगी, तो कश्मीर की विभीषिका या केरल की बाढ़ भी आपने सुनी होगी। ये आपदाएं होती हैं। आपदा का तात्पर्य होता है विनाश या महाविनाश। मनुष्य पर्यावरण में बहुत से घटकों के साथ रहता है, जिसमें सजीव तथा निर्जीव घटक शामिल होते हैं, और उन घटकों का त्वरित विनाश तथा क्षय आपदा कहलाता है। आपदा का तात्पर्य होता है दोस्तों विनाश, डिजास्टर, महाविनाश। ठीक है, मनुष्य पर्यावरण में बहुत सी घटकों के साथ रहता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। उन घटकों का त्वरित या क्षय आपदा कहलाता है। त्वरित विनाश या क्षय आपदा कहलाता है। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गें कौन कौन सी, एक तो होती हैं दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो प्रकृति के द्वारा, ध्यान रखिए, जो प्रकृति के द्वारा होती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं। दूसरी होती हैं मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं से तात्पर्य क्या है दोस्तों, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं। जैसे भूकंप आ गया, भूकंप मानवीय आपदा थोड़ी है ना। पृथ्वी की आंतरिक भागों में प्लेट विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाली आपदा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेट विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाली आपदा को भूकंप कहा जाता है। इसके कारण प्रायः अपार जनधन की हानि होती है। ठीक है, और ध्यान रखिए इस आपदा का प्रभाव दीर्घकालिक बना रहता है। भूकंप क्या होता है, भूकंप मापने का एक यंत्र होता है, इसको कहते हैं रिक्टर पैमाना। क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, रिक्टर स्केल पर आप मानते हैं भूकंप की तीव्रता। और ध्यान रखिए अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 से अधिक हो, तो समझ लीजिए भूकंप बहुत भीषण होगा। ठीक है, भूकंप बहुत भीषण होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सीस्मोलॉजी कहलाता है।
ये बात ध्यान रखिए। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कलर चेंज कर लूँ क्या? चलिए कर लेता हूँ, है ना। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए, ये तो और भी दिख रहा है ग्रीन। अब कौन सा करूँ? चलिए ये कर लेते हैं, ब्लू कलर थोड़ा सा खिलेगा, है ना। आइए आगे चलते हैं, अगली चर्चा करते हैं प्राकृतिक आपदा में भूकंप के बारे में। 26 जनवरी 2001 को गुजरात कच्छ में एक भूकंप आया था, और इससे, ठीक है, गांधीधाम, भरूच, है ना, अंजार, भुज, ये पूरा क्षेत्र मलबे के ढेर में बदल गया था। लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और रिक्टर स्केल पर इसकी भूकंप की तीव्रता थी दोस्तों 7.7। समझ सकते हैं, 6 पर भीषण था तो ये महाभीषण भूकंप था। भूकंप के संदर्भ में सबसे अधिक क्षति, भूकंप के अधिक केंद्र, मतलब जो केंद्र के निकट हो। मान लो भूकंप का एक केंद्र होता है, यहाँ केंद्र है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा जानमाल की हानि होगी तुलना में यहाँ की। यहाँ ज्यादा जानमाल की हानि होगी। ठीक है, तो एपी केंद्र या निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्षति होती, जैसे केंद्र से दूर जाएंगे तो क्षति कम होती जाएगी। भूकंप आपदा का निवारण, भूकंप प्रतिरोधी, है ना, जो होता अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाइए, ऐसा निर्माण करें जो भूकंप का प्रतिरोध करे। और आपदा राहत दलों का गठन करना चाहिए, जो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वो हेल्प के लिए आ जाए। अग्रिम चेतावनी, ठीक है, आजकल तो हालांकि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट वगैरह बहुत एक्टिव हो गए हैं, जिससे क्या होता है, अब आपको भूकंप आदि की सूचना बहुत पहले ही दे दी जाती है। सुनामी, सुनामी एक जापानी शब्द होता है, टुशु, है ना, या सु। शु का अर्थ होता है हार्बर, तथा नेमिक का अर्थ होता है वेव्स। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है ना। भूकंप और ज्वालामुखी में जो होती हैं, इन ज्वालामुखी का विस्फोट हो या भूकंप आ जाए तो महासागरीय धरातल में अचानक क्या होगी, हलचलें पैदा हो जाती हैं। और ये हलचलें क्या होती हैं, व्यापक रूप धारण कर लेती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, और इन्हीं लहरों को सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। ये भी बहुत घातक होता है दोस्तों। तटों पर रहने वाले लोग, ठीक है, समूल इनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। सुनामी को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पानी को रोक नहीं सकते आप, बस कुछ उपाय किए जा सकते हैं। एक तो क्या करें कि सागर के तटों पर पक्की दीवारें बना दीजिए, ठीक है, इसलिए बहुत ऊंची लहरें आए तो वो थोड़ा सा थाम लें, ठीक है। और आवासीय क्षेत्रों में सीधे ना पहुंचे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मैंग्रोव वन। यहाँ ये जो वन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये मैंग्रोव वन है, ठीक है। जुस्ता से, है ना, लवणीय मृदा पर ये वन उगते हैं। तो मैंग्रोव वनों को बढ़ावा दे करके भी सुनामी को रोक सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ क्या करते हैं, सुनामी की तीव्रता को रोक सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगली कहानी देखते हैं। और चक्रवात, चक्रवात तीसरी प्राकृतिक आपदा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं, जो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये चक्रवात, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन कम दबाव वाले क्षेत्र, ठीक है, वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः 500 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है, और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर तक हो सकती है दोस्तों। आइए अगली बात करते हैं चक्रवात का प्रभाव। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार छोटा होता है, और दाब प्रवणता अधिक होने के कारण वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है, अतः इससे जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आकार छोटा होता है, और जब इनमें प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता अधिक हो जाती है, तो वायु बहुत तीव्र गति से चलती है, इससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। पेड़ गिर जाएंगे, बिजली और टेलीफोन के खंभे आखिरी उखड़ के गिर जाते हैं, मकानों को भी भारी क्षति होती है। और इन चक्रवातों से भारी वर्षा या हैवी रेनफॉल होता है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और समुद्र में चक्रवातों के पैदा होने से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और मछुआरों तथा नाविकों की जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है। खास तौर से ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा बंगाल वाले क्षेत्र में भयानक विनाश लीला करते हैं, और कई लोगों को काल कवलित कर देते हैं। अगला है बाढ़ दोस्तों, फ्लड। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है विस्तृत स्थलीय भाग लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहे।
तो वो होती है बाढ़। यह मात्र उस समय आपदा का रूप धारण कर लेती है जब इसके द्वारा जान माल की अपार हानि होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, बाढ़ का सामान्य अर्थ ही है बहुत बड़े क्षेत्र में, ठीक है, कई दिनों तक पानी भरा रहे। वह यह मात्र उस समय आपदा का रूप धारण कर लेती है जब इसके द्वारा व्यापक जान माल की हानि होती है। ठीक है, भारत के बाद जो बाढ़ नहीं होगा, यहाँ बाढ़ग्रस्त होगा दोस्तों। भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हिसाब से 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला होता है पूर्वी खंड। इस खंड में घग्गर या घाघरा, गंडक, कोशी, सोन, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों, ठीक है, ये सारी नदियां कहीं ना कहीं बाढ़, जैसे कि दोस्तों कोशी बिहार का शोक, ठीक है, तो यहाँ पर दामोदर जैसे कि बंगाल का शोक, तो ये नदियां हैं जो बहुत, ठीक है ना, तो घाघरा, गंडक, कोशी, सोन, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों को पूर्वी खंड में शामिल किया जाता है। अगला है बाढ़, मध्य पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य, महानदी, वैतरणी और ब्राह्मणी आदि नदियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये मध्य खंड की बात है, जहाँ छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा राज्य आ जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से महानदी बह रही है, वैतरणी और ब्राह्मणी, इन नदियों को शामिल किया जाता है जो बाढ़ की स्थिति पैदा करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ चंबल हो गई, बनास हो गई, साबरमती, ये जो नदियां हैं जो बाढ़ लाती हैं। दक्षिणी खंड, यह महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ पर सामान्यतः बाढ़ें प्रतिवर्ष न आकर लंबे अंतराल के बाद आती हैं, लगातार नहीं आती यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी 2019 में केरल में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, बाढ़ उत्तरी खंड, जम्मू कश्मीर, हिमालय, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भूभाग, यहाँ पर बहुत जल वाली नदियां हैं, व्यास, रावी, सतलुज, यमुना, और ये हर वर्ष तकरीबन बाढ़ें लाती हैं और कहीं ना कहीं तबाही मचाती हैं। अगली प्राकृतिक आपदा है दोस्तों सूखा, ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट क्या होता है? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से, ठीक है, सामान्य से, ठीक है, कम वर्षा होना, ठीक है, सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है। यहाँ थोड़ा सा सूखे की स्थिति निर्मित होती है, समझिए, सूखे की स्थिति जो है निर्मित हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, और 25 से 50% की कमी, ठीक है, इससे ऐसे अधिक वर्षा की कमी भयंकर सूखा उत्पन्न करती है, भयंकर सूखा उत्पन्न करती है। ठीक है, और सूखा पड़ने पर अकाल, ठीक है, सूखा पड़ने पर अकाल आपदा के रूप में सामने आता है, जहां भुखमरी छा जाती है दोस्तों। ये दादाजी पानी की इंतजार कर रहे हैं, अपने जवानी में बहुत पेड़ काटे होंगे, इसलिए ऐसी स्थिति में हैं। अगर पेड़ उस समय लगाए होते दादाजी तो ऐसा सूखा नहीं आता, है ना। आप भी अभी पेड़ लगाइए, नहीं तो आप भी ऐसे ही एक दिन बैठे हुए नजर आएंगे, और इससे बुरी स्थिति में जब आपके बच्चे भूखों मर रहे होंगे, इसलिए पेड़ जरूर लगाइए। सूखे की पूर्व सूचना देकर इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। वनों वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोक करके भी सूखे से निपटा जा सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा रोधी फसलों की कृषि करनी चाहिए। ठीक है, तो जहां पानी कम होता है ऐसी फसलें बोजिए जो कम पानी में जलें। अब दूसरी होंगी मानवकृत आपदाएं, वे आपदाएं जो मानव द्वारा निर्मित होती उत्पन्न होती हैं, जैसे परमाणु युद्ध जनित आपदा। मानव के विरुद्ध इस्तेमाल परमाणु तरीकों और एवं उससे उपजी समस्याओं को परमाणु जनित आपदा कहते हैं। यह विभीषिका अभी तक एक बार ही प्रयोग की गई है, जब मानव कहीं बम विस्फोट कर दे या, तो ये विभीषिका जो है दोस्तों, ये विभीषिका क्या कही जाती है? ये विभीषिका बन जाती है मानव निर्मित। ठीक है, जब अमेरिका ने विश्व युद्ध के दौरान 6 तथा 9 अगस्त 1946 को जापान के दो शहर, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है दोस्तों ये, 6 और 9 अगस्त 1946 को जापान के दो शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिए थे और समाप्त कर दिया था। इन परमाणु बमों से धूल के कण, ठीक है, और बादल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक बने थे दोस्तों। ये बहुत घातक था, लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, और हिरोशिमा में गिराया गया बम था जिसका नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और
इसने 13 वर्ग किलोमीटर दायरे में ये फैल गया था और पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और शहर की आबादी थी 3,60,000, उसमें से 1,40,000 लोग मारे गए थे। और नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, ध्यान रखिए, लिटिल बॉय गिराया गया था हिरोशिमा में और नागासाकी में गिराया गया था फैटमैन। अगली है परमाणु दुर्घटनाएं। परमाणु संयंत्रों में मानवीय लापरवाही या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुर्घटनाएं जब आपदा का रूप ग्रहण कर लेती हैं तो उसे परमाणुवीय दुर्घटना या आपदा कहा जाता है। परमाणु संयंत्रों में मानवीय लापरवाही या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुर्घटनाएं जब आपदा का रूप ग्रहण कर लेती हैं तो उसे परमाणु दुर्घटना या आपदा कहा जाता है। अब तक की प्रमुख परमाणु दुर्घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों चेरनोबिल। चेरनोबिल यूक्रेन की सीमा पर स्थित था चेरनोबिल। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, ठीक है, संयंत्र, ठीक है, यूक्रेन सीमा पर स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर से एक प्रयोग के दौरान 26 अप्रैल 1988 को विस्फोट हो गया और इसके परिणाम स्वरूप उस संयंत्र में आग लग गई जो लगातार 9 दिन तक जारी रही। और इससे निकलने वाला घातक रेडिएशन, ठीक है, इससे निकलने वाला घातक रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी के रेडिएशन से भी 100 गुना अधिक हानिकारक था। ये बहुत घातक था दोस्तों। इस दुर्घटना में 50 लोग मारे गए और रूस सरकार के आंकड़ों के अनुसार, परंतु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दावा था कि 4,000 मौतें हुई और यह विकर्ण क्षति स्तर की इसकी 7 मापी गई। मतलब ये बहुत घातक था दोस्तों। फुकुशिमा परमाणु आपदा आपदा 11 मार्च 2011 की बात है। 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा संयंत्र, ये आता है जापान में, परमाणु दुर्घटना के पीछे सुनामी लहरों का हाथ था। ठीक है, सुनामी आई और सुनामी से संयंत्र टूट गया था और इससे भी क्या हुआ, रेडिएशन डैमेज का स्तर यहाँ 7 माना गया। ये भी बहुत घातक था जहाँ भयंकर जान माल की हानि हुई थी। प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन की ओर करते हैं बात। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा प्रबंधन। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है कि कब कहाँ आपदा आने वाली है तथा इन्हें रोका नहीं जा सकता, परंतु इनके प्रभाव को एक समुचित प्रबंधन योजना के द्वारा या समुचित प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन द्वारा कुछ सीमा तक कम अवश्य किया जा सकता है, जिससे अमूल्य मानवीय क्षति तथा संपत्ति की क्षति को कम किया जा सके। इसी समुचित प्रबंधन क्रियाविधि को आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। सीधी शब्दों में समझाऊं दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाओं को की के द्वारा होने वाली क्षति को कम करना आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। भारत में आपदा से निवारण, कल दीपावली पर्व है दोस्तों, तो यकीन मानकर चलिए ये दीपोत्सव पर्व आपके जीवन में खूब प्रकाश लाए, खूब उजाला लाए और आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, है ना। और आपके परिवार में आरोग्य, सुख और संपदा का माँ लक्ष्मी वरदान दें, इसी आशा और विश्वास के साथ इस दीपोत्सव पर्व की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। भारत में आपदा से निवारण हेतु आपदा प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित कदम शामिल किए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया और इस नियम के अनुसार आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे तक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा समन कोष और त्वरित कार्यवाही कोष की स्थापना की बात कही गई है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा में 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। इसका पदेन कौन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं और 9 मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए केवल और केवल इतना ही। अगली चर्चा दोस्तों मैं करूंगा आपसे, ठीक है। तो दीपोत्सव पर्व आपका संपन्न हो चुका है,
तो दीपोत्सव पर्व के बाद अब जो कल भाई दूज पर्व होगा, तो उस भाई दूज पर्व के अवसर पर मैं आपको ज़रूर क्लास देने आऊँगा। तो अगली चर्चा अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर करें, जिससे मेरे सारे रिचुअल्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो क्या आप सभी मज़े में हैं एकदम? तो मैं विदा लेता हूं दोस्तों। और आपको अगर विशेष तैयारी करनी है तो आप एक काम करें दोस्तों, एक काम करिए मित्रों कि कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और MP3 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस थोड़ा सा सहयोग मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड डालना मत भूलिए AUP10, जो आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। आपको बस करना कुछ नहीं है दोस्तों, तैयारी अपनी बनाते रहिए। और अगर भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ आप अपनी तैयारी को देना चाहते हैं, लंबी दशा और लंबी धार, ठीक है, तो बस अपनी तैयारी को एक लंबी दशा और लंबी धार देने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए दोस्तों। मेरे हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन के कई फायदे होते हैं, है ना, इन सब्सक्रिप्शन के कई फायदे आपको मिलते हैं दोस्तों। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ दे रहा हूँ विराम, और आपसे अगली चर्चा के लिए पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों, वंदे मातरम।